नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। भारत के शिप्स पर लगातार आप सभी को पता है कि भारत की शिप कहना गलत है, भारत के नागरिक कुछ शिप्स पर काम करते हैं मर्चेंट नेवी के थ्रू। उन सभी शिप्स पर हमले किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा और हमारे 3 जो भारतीय हैं वो उन हमले में मारे जाते हैं। इसके बाद होना क्या चाहिए था कि भारत को जो है एक्शन लेना चाहिए था, इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने उस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दी, जो कि भारत के लोगों को निराशाजनक जो है कि इस सरकार से चीज मिली। इसके बाद भारत ने जब तलब किया सारी चीजें कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये जो है अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो विदेश मंत्री समझिए, उनसे जब बात किया तो उन्होंने उल्टा भारत को कह दिया कि अगर कोई हमारे सैंक्शंस का उल्लंघन करेगा तो हम उसके ऊपर जो है हमला करेंगे। यानी कि हमको मतलब उनको संतावना देनी चाहिए थी, इसके लिए रिग्रेट फील होना चाहिए था, उल्टा वो हमको और धमका दिए। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है, नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि भारतीयों की मौत पर इतनी चुप्पी क्यों साधी गई है। आप लोग को याद होगा कि अमेरिका का एक पायलट जब ईरान के अंदर गिरा था तो अमेरिका उस अपने एक पायलट को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मतलब कितने $1,000 का $60,000 का इनाम तक घोषित कर दिया गया, कितनी सारी चीजें कर दी गई उस सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए। और आज हमारे 3 भारतीय नागरिक यहाँ पर मर गए हैं, तो उनके ऊपर इतनी भारतीय सरकार चुप क्यों है। आज आपको इस वीडियो में हम पुराने तथ्य भी दिखाएंगे कि कब कब भारत और अमेरिका का यहाँ पर आमना सामना हुआ है इस तरीके से, और भारत के उस समय के जो भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से एक्शन लिया है। और इस पूरी चर्चा में आपको पता चलेगा कि भारत सरकार कहाँ चुप है, ये पूरा मैटर क्या है, और इसका जवाब आप लोग लास्ट में जरूर दीजिएगा कि आपकी अपनी क्या राय है आज की सरकार की इस नीति पर जो अभी चुप्पी साधे हुए है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं सबसे पहले इस हमले की। तो देखिए, भारतीय नाविकों पर यूएस की नौसेना ने हमला किया, जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 भारतीय नाविक यहां पर शहीद हो गए एक तरीके से, और भारत ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, मतलब भारत ने उनसे बात किया था। साथियों, 3 जो नाविक थे वो यहां पर शहीद हुए। 3 जहाजों के ऊपर हमला हुआ था और जो है 18,000 प्लस यहां पर जो है अभी भी भारतीय खतरे में है। खतरे में इसलिए हैं क्योंकि आप अगर दुनिया में कहीं भी उठाकर देख लेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि जो भी मर्चेंट नेवी में काम करने वाले, जो भी इस तरीके के शिप्स वगैरह में काम करने वाले क्रू हैं, वो आपको मैक्सिमम जो है वो भारतीय ही मिलेंगे। लगभग हर क्रू, मतलब हर जहाज पर इस तरीके के काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक ना एक उसमें भारतीय जरूर ही होता है। ठीक है साथियों, कुछ दिन पहले अगर आप यहाँ पर ये न्यूज देखें तो ट्रंप कह रहे थे, ये ईरान को ब्लेम कर रहे थे और भारत को इस तरीके से दिखा रहे थे कि हम ईरान से आपकी रक्षा कर रहे हैं, ईरान के द्वारा जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनसे हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमने उनको मार गिराया है। कुछ इस तरीके की न्यूज बनकर आई। इसके बाद इसी के जस्ट बाद होता है कि भारतीय सैनिकों का, भारतीय जो नागरिक थे जो जिस जहाज को लेकर चला रहे थे उसके ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं। और साथियों, वो जहाज कोई सैनिक जहाज नहीं था कि उस जहाज के माध्यम से युद्ध लड़ने वो जा रहे थे, वो तेल के कंटेनर या भी किसी प्रकार का जो है वो सिविल जहाज था जो कि व्यापार के लिए यूज होता है, किसी से युद्ध करने के लिए नहीं होता है। और उसके ऊपर आप जो है न चेतावनी देते हैं न कुछ देते हैं, मतलब साउंड अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं तो लेकर आया नहीं हूं क्योंकि उसको फिर यूट्यूब जो है वो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इतना मतलब अजीब तरीके से आपका मन हो जाएगा उसको सुनने के बाद कि वो लोग जिस दर्द से गुजरे होंगे वो आप लोग मतलब सुनकर समझ पाएंगे उस ऑडियो को। साथियों, ये उसको न चेतावनी देते हैं न कुछ देते हैं। अगर इनको रोकना ही था तो आप उसको रोक सकते थे, बोलकर रोक सकते थे। आप सीधा एक्शन क्यों लिए, उसके ऊपर हमला क्यों किए? और इस पर सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है, कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं ले रही है।
यहाँ पर देखिए, इंडिया लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू यूएस ओवर यूएस नेवी स्ट्राइक ऑन ऑयल शिप इन गल्फ किलिंग 3 इंडियन सेलर्स। यानी कि भारत ने यहाँ पर जो है स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया कि आप जो ये काम किए हैं जिसमें हमारे 3 भारतीय सेलर जो मारे गए हैं, इसके लिए ये बहुत ही गलत था। इसका जो है कि भारत सरकार के जो भी हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इन्होंने बहुत बेकार मतलब बढ़िया तरीके से जो है अमेरिका के साथ इस चीज को लेकर बात की। इन्होंने बात करते हुए जो क्या कहते हैं कि अमेरिका के विदेश प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की, कॉल पे बातचीत हुआ, तो वो उल्टा ये कह दिए, ये न्यूज आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि ब्लॉकेड वायलेशन won't be tolerated, Rubio to जयशंकर as Indian protest अटैक्स। यानी कि ये जब बात की है इनसे, जो भी क्या कहते हैं रूबियो से, कि इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो ये उल्टा भारत के ऊपर चढ़ गया और कहा कि अगर कोई भी वायलेशन करेगा हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका, तो हम उसके ऊपर जो है वो हमला करेंगे। सोचिए कि आज वो दिन आ गया है कि भारत को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि चुप्पी क्यों साधे हुए है भारत। मतलब एक वो दौर था कि भारत किसी के आगे जो है वो झुकने को तैयार नहीं होता था, चाहे वो परमाणु बम वाला बात हो या फिर उसके बाद भारत की जो राजदूत थी उनके पर किया गया अत्याचार, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये पूरा मामला आपको हम समझा दें कि ये पूरा मामला हुआ क्या है, जिनको नहीं पता होगा। तो साथियों देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, वहां पर ईरान और ओमान के बीच में ये स्थित है। सभी लोगों को इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता ही है। साथियों ये युद्ध कब से स्टार्ट हुआ ये भी आपको पता है। इन सारी चीजों की वजह से ईरान जैसा देश झुकने को तैयार नहीं हुआ और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब अमेरिका सारे प्रयास करके थक गया, तो ये कहा कि ठीक है, तुम अगर किसी के जहाजों को नहीं जाने दोगे तो अब हम तुम्हारा तेल लेकर भी जो जहाज जा रहे होंगे हम उनको भी नहीं जाने देंगे। इसी के तहत इसने जो है अमेरिका ने क्या किया कि जो भी ईरान का तेल लेकर जाने वाले जहाज हैं, टैंकर हैं, सामान हैं, उन सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक तरीके से वही काम ये करके करना स्टार्ट कर दिए जो क्या कर रहा था, ईरान कर रहा था। ईरान पहले करता क्या था कि अपने जो दोस्त मित्र थे उसके, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, तो इनके टैंकर्स को आने जाने दे रहा था। लेकिन जो अन्य देश के थे जो कि अमेरिका के सहयोगी थे उनको वो नहीं आने जाने दे रहा था। तो अमेरिका कहा कि अब तुम प्यार से तो मान नहीं रहे हो, सारे हथकंडे अपना कर देख लिया अमेरिका, तो अब इसको पूरा तरीके से बंद करने का प्रयास किया कि जब किसी का नहीं जाएगा तो मतलब किसी का भी नहीं जाएगा, तुम्हारा भी नहीं जाएगा। और वो जो है वहां पर इस तरीके का काम कर दिया। साथियों घटना कब की है, यहाँ पर 3 बड़े हमले किए गए अमेरिका के द्वारा 3 जहाजों के ऊपर। पहला हमला होता है 8 जून 2026 को एमटी मार्विक्स के नाम के जहाज के ऊपर, जो कि पलाव का झंडा था। साथियों देखिए, आप लोग सोचेंगे कि पलाव का झंडा था, ये क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि जैसे जब जहाज पानी में चलता है तो उसके ऊपर फ्लैग लगता है और वो फ्लैग इस एक तरीके से बताता है कि यह किस देश का जहाज है। साथियों पलाव का नाम अगर आप लोग आज आई थिंक पहले नहीं सुने होंगे इस घटना से पहले, और इसके बारे में जानना भी नहीं चाहे होंगे। यहाँ की आबादी मात्र लगभग 17, 17.5, 18 हजार के आसपास की आबादी है और ये मतलब थोड़े से गरीब टाइप के देश है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग इन लोगों के यहाँ रूल रेगुलेशन उतना नहीं है, तो कोई भी जहाज जो होता है वो इनके यहाँ जब रजिस्टर हो जाता है तो ये लोग अपना उसको झंडा दे देते हैं, तो इनके यहाँ जो है चेकिंग वगैरह नहीं होती है। अब दूसरे देश का जहाज हो गया तो दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि अगर कोई जहाज भारत का होगा तो उस भारत की जो एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से उसका पूरा जांच करेंगी, सारी चीजें उसके कायदे कानून वो सारे उनको फॉलो करने होंगे, जो कि थोड़े से जटिल हैं। वहीं अगर इस पलाऊ देश की बात करें तो ये छोटा सा आइलैंड का मतलब देश है, तो ये जो है ये अपना झंडा दे देता है और इसके यहाँ मतलब कुछ चार्ज ये लेता है और इसके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस या फिर अन्य तरीके के जो भी क्या कहते हैं कि सैंक्शन वगैरह वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो इसके वजह से जो भी देश के नाव होते हैं वो इनडायरेक्टली एक तरीके से कहा जाए तो ये काम गलत है, लेकिन वो लोग जांच के दायरे में आने से बचने के लिए, टैक्सेस बचाने के लिए, अन्य कामों के लिए जो है वो इस तरीके का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जहाज होगा कहाँ का, क्योंकि इसको चला भारतीय रहे थे, टोटल जो मेंबर थे वो भारतीय थे। इसके अंदर साथियों 24 भारतीय नागरिक जो नाविक थे वो थे और सभी यहाँ पर बच गए
यूएस के सेंटकॉम का आरोप है कि ईरानी बंदरगाह जाने की ये कोशिश में जो है कि पाया गया, यानी कि ये ईरान के बंदरगाह में जो है वो जाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, इसके बाद 10 जून 2026 को एमटी सेटेबेलो करके एक जहाज था, ये भी जो है पुलाव के झंडे के साथ था। इस पर भी 24 भारतीय नागरिक जो है कि नाविक जो है यहाँ पर थे, जिसमें से 3 नाविक जो है वो शहीद हो गए यानी मारे गए, और यहाँ पर 21 जो है उनको बचा लिया गया। यूएस विमान ने इंजन के रूम पर यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि हमला कर दिया, मिसाइल्स वगैरह दाग दिए एकदम करेक्ट जो इंजन रूम होता है उसी के ऊपर, जिसके वजह से वो लोग वहीं पे फंसे रह गए और उनको जो है वो बचाया नहीं जा सका। इसके बाद 11 जून, मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, 8 जून, 10 जून और 11 जून, 11 जून को एमटी जालवेर नाम का जहाज था जो कि गिनी और बिसाऊ के झंडे के साथ था। इसको 20 भारतीय नाविक जो है चला रहे थे और सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं। 2 हेलफायर मिसाइल इंजन रूम पर चलाई गई थी, जो ईरानी तेल परिवहन का इसके ऊपर आरोप था कि ईरान से जो है वो तेल लेकर जा रहा था। साथियों, तीनों जहाज विदेशी झंडे वाले थे, ये भारत के नहीं थे। ठीक है, अब उनके ऊपर झंडा विदेश का लगा है तो वो भारत के नहीं माने जाएंगे, लेकिन इन सभी जहाजों के जो चालक दल थे वो सभी के सभी भारतीय थे और ये लोग जो है कि यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे। साथियों, जान गंवाने वालों की बात करें तो इनमें आदित्य शर्मा एक का नाम है, फिर शिवानंद चौरसिया और यहाँ पर पटनालाल सुरेश करके यहाँ पर नाम है, जो कि ये 3 लोग यहाँ पर जो है वो शहीद हो गए हैं। इसके बाद आगे बात करें साथियों कि भारत की इसकी बात प्रतिक्रिया क्या रही, भारत का जो कदम था वो क्या रहा। तो साथियों, सबसे पहले समझिए कि भारत, मेरे हिसाब से भारत बहुत ही यहाँ पर मतलब एक तरीके से ढील वाला काम किया। पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या हो गया है, जो 56 इंच का सीना दिखाते थे वो सीना आज पता नहीं क्यों दब गया है, ऐसा लग रहा है कि कंप्रेस होके वो 6 इंच का हो गया है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ हो आज के दौर में? अगर क्या मतलब भारतीयों की जान की कीमत इतनी भी नहीं रह चुकी है, हम इनके दौर में क्या क्या देख लिए कि भारत अमेरिका से भारतीयों को किस तरीके से मतलब हथकड़ी पहना के वहां से भारत डिपोर्ट किया गया, कितने बदतर तरीके से जो है किया गया। उन्होंने चाहे जो भी गलतियां की हो, जो भी चीजें की हो, लेकिन क्या इस तरीके का काम करना सही था? वहां पर भी भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती है। जो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करता है अमेरिका, उसके तरफ से इस तरीके का काम होता है। इसके बाद अभी यहाँ पर 3 भारतीय और मारे गए हैं, इसको लेकर तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक नहीं किया है। मतलब सोचिए, समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज से दब रहे हैं। अगर एप्स्टीन फाइल से दब रहे हैं तो मतलब क्या बताया जाए, आप अब क्या ही बोले, समझ में नहीं आता है इनके ऊपर कि ये दब क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता है इनका पूरा मैटर क्या है। भैया, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश चाहता है कि अगर इस तरीके से एक भी भारतीय की जान जाती है तो आप उसका बदला लें, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं के पार्टी के बीजेपी के ही जो बनाने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया करते थे। पहले इसको समझिए कि ये सारी चीजें होने के भारत कर क्या रहा था। तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ पहला समन भेजा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, इन्होंने पहली बार यूएस के जो सीडीए हैं, चार्ज अफेयर्स हैं, जो कि जैनसन मिक हैं, इनको तलब किया और जो यहाँ पर इस जहाज पर हमला हुआ था इसका विरोध दर्ज कराया। कितने तारीख को? तो 9 तारीख को यहाँ पर इन्होंने जो है वो विरोध दर्ज करा दिया। दूसरा समन फिर तलब हुआ, जो सेट बेलो है, इस पे जब हमला हुआ था जिसमें हमारे 3 नाविक यहाँ पर जो है वो मारे गए थे। इसके बाद मिक्स ने 48 घंटे में दूसरी बार बुलाया गया और यहाँ पर गहरी नाराजगी जताई गई। सिर्फ नाराजगी का खेल हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि अच्छा मार दिए तुम, अब हम तुमसे नाराज हैं, बहुत बेकार काम कर दिए। मतलब ये काम जो है कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो कर रहा है। इसके बाद जयशंकर साहब का रूबियो को फोन जाता है, जो कि विदेश मंत्री है अमेरिका के। इनका रूबियो को फोन जाता है विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री को, और यहाँ पर ऐसी घातक कार्यवाही का कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ यहाँ पर जो है कहा जाता है कि यह जो है ये अच्छी चीज नहीं है, यह जायज जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये जायज कार्रवाई नहीं है। कितने तारीख को? तो 12 जून को जो है कि ये काम यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद एमईए ने सार्वजनिक बयान जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सार्वजनिक अपना बयान जारी करता है, जिसमें कहता है कि
हमले यूएस नेवी ने किए और ये हमले रुकने चाहिए। 3 जहाजों का नाम यहाँ पर ये लेकर यहाँ पर इस चीज को बताते हैं। जयशंकर साहब ट्वीट करते हैं कि सच लेथल एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग और नॉट जस्टिफाइड। ये जो है कि ट्विटर पर ये पोस्ट वगैरह अपना करते हैं कि इस तरीके के हमले कमर्शियल शिप्स पर जस्टिफाइड नहीं है। क्या सिर्फ बयानबाजी से मतलब हमारे देश के किसी नागरिक की जान चली जा रही है, वो भी ऐसा नागरिक जो जाकर मतलब इस तरीके से कमाकर हमको डॉलर दे रहा था। आप उस व्यक्ति की जान की कीमत मतलब इतना हल्का हो गया है भारत की नागरिकों की जान कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है पूरे सरकार में। इसके बाद अमेरिका क्या करता है, मतलब भारत का तो आपने देखा नाराजगी वाला काम खेल लिए लोग, ट्विटर पर ट्वीट वगैरह हो गया कि ये चीज अच्छी नहीं है, गलत चीज कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद अमेरिका का जवाब आता है। जो मार्को रूबियो हैं इनका रुख देखिए आप, ये कहते हैं कि वायलेशन ऑफ यूएस ब्लॉकेड एंड इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। ऑल कमर्शियल विसल शुड इमीडिएटली कंपाइल विथ ऑर्डर्स ऑफ यूएस फोर्सेस। सबसे पहले बात भैया हमको तुम ये बताओ रूबियो कि तुम्हारे बाप की बपौती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे क्षेत्र में आता है। मतलब एकदम कसम से बता रहे हैं, खून खौल जाने वाला काम ये भारतीय जो भारत की नीति इस समय चल रही है वो एकदम है कि भारतीयों को मारा जा रहा है और भारत सिर्फ यहाँ पर समन पे समन भेज रहा है। एक्शन लेने के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। एकदम खून खौला देने वाला ये लोग काम कर रहे हैं। सोचिए ये बंदा रूबियो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप हमारे सैंक्शन का उल्लंघन करता हुआ कोई भी पाया जाएगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सबसे पहली बात कि ये तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे पानी के एरिया में नहीं था, ये तुम्हारे क्षेत्र अधिकार के अंदर नहीं आता है, तो तुम कैसे मतलब तुम्हारा सैंक्शन क्या दुनिया का सैंक्शन है? यूएन सैंक्शन लगाता अगर कि कोई जहाज ईरान से नहीं सौदा करेगा तो समझ में आता तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले। ये तुम्हारे बाप का जागीर है या तुम्हारे बाप की बपौती है वहां पर। ये चीज जो है वो अमेरिका को समझ में नहीं आती है। वो समझ रहे हैं कि दुनिया, क्योंकि देखिए अमेरिका इस समय सबसे पावरफुल बनकर बैठा हुआ है और इसलिए वो समझता है कि जो हम सैंक्शन बना दिए इसका मतलब है कि वो दुनिया को अब मानना है। जैसे एक राजा जो हुक्म दे देता है वही अब प्रजा को मानना होता है, उसी तरीके का काम अमेरिका अपने आप को समझता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हम जो है सबसे ताकतवर है और जो हम नियम बना दिए वो दुनिया फॉलो करेगी। तो ये इस तरीके का जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। साथियों इनका कहना है कि ईरानी तेल जो है वो अवैध है। अमेरिका के अनुसार जो भी जहाज सैंक्शन थे ईरान से तेल का परिवहन कर रहे थे जो कि अमेरिका प्रतिबंधों का उल्लंघन था, यानी कि जो जहाजों के ऊपर इसने हमला किया वो ईरान से तेल खरीद कर जो है कि यहाँ पर लेकर जा रहे थे। इसके बाद बार बार चेतावनी दी। इनका कहना है कि सेंटकॉम का दावा है कि जहाज के चालकों ने यूएस फोर्स के निर्देश का बार बार पालन नहीं किया, तभी जो है कि यहाँ पर कार्रवाई की गई। फिर शांति की आड़ में रूबियो बोले कि यूएस फोर्स स्टेट में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रही है। अबे गधे कौन सा काम कर रहे हो तुम? मतलब शांति बनाया जाता है ब्लास्ट करके, वो फाइटर जेट होते या फिर फाइट करने वाली जो है जहाज होती तो समझ में आता कि तुम उसके ऊपर जो है हमला करते, तब समझ में आता। वो सिविल थे, आप उनको उस तरीके से भी रोक सकते थे, आगे से रोक सकते थे। आपके पास बहुत सारे, आप इतने एडवांस जो है कि चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप उसको बहुत बेहतर ढंग से रोक सकते थे। तो आप जो है बिना हमले के भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रख सकते थे। आप तो इस तरीके से दूसरे देश को उत्तेजित कर रहे हैं कि अब इसमें भारत भी जो है कि इन्वॉल्व हो जाए। किस तरीके से आप शांति व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। इसके बाद ट्रंप का बयान आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले किसी भी देश को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर खुलकर इस चीज को बोल दिए। अब आप सभी लोगों को ये तस्वीर याद होगी, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। साथियों 2013 के अंदर जो है ये पूरा डाटा है, 2013 के अंदर अमेरिका ने न्यूयॉर्क शहर में भारत की यह एक उप महावाणिज्य दूत थी जिनका नाम था देवयानी खोबरागड़े, ठीक है। तो ये वहां पर जो है एक तरीके से समझ के चलिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर मतलब मान के चलिए कि वहां पर जो है ये वहां के दूतावास में ये डिप्लॉय थी।
वहां पर राजदूत के तौर पर, ठीक है, अमेरिका के अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है अमेरिकियों के द्वारा कि ये एक मेड को लेके आती हैं और शायद उसकी सैलरी नहीं देती हैं काम कराने के बाद। उसके बाद वो वहां पर जाकर एफआईआर वगैरह कर देती है। इसके बाद इनको अमेरिकी पुलिस ने, जब ये अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल गई होती हैं, उस समय इनको गिरफ्तार करती है, सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाती है और इनको जो है पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाती है। इनको मतलब बहुत ही बेकार तरीके से जो है इनकी जांच किया जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो इनका कहना है कि उनके कपड़े उतारकर इनकी तलाशी ली गई और इनको जो है वो करीबन $2.5 लाख के जमानत पर रिहा होने से पहले एक हिरासत कक्ष में भी रखा गया। साथियों, आपको बता देना चाहूंगा कि कोई भी अन्य देश में अगर कोई दूतावास मतलब राजदूत वहां पर काम कर रहा है तो जो इंटरनेशनल लॉ है उनके तहत आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, चाहे उसने मर्डर ही या फिर किसी भी प्रकार का जुर्म क्यों न कर दिया हो, आप उसको जो है अपने देश में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं अगर वो भारत की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से उस दूसरे देश के अंदर जो है वो एक राजदूत बनकर या फिर वहां की जो एम्बेसी है उसके अंदर जो है वो काम करने वाला अगर व्यक्ति हो तो इन्होंने तो यहाँ पर इस राजदूत को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद होता क्या है, अब आप समझिए खेला कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या काम था। उस समय साथियों प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे ही ये संज्ञान में सारी चीजें आती हैं, भारत के लोगों के अंदर भारी विरोध जो है कि उमड़ आता है और वो लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, मतलब जिनको कि ये कहा जाता था कि जो साइलेंट आदमी थे वो कुछ बोलते ही नहीं थे, चुप रहते थे, और वो शायद चुप्पी मतलब बहुत ही बेहतर थी, क्योंकि वो कहीं भी जाते थे तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कहीं से आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपने पूरे जीवन काल में अभी तक भारत के पूरे मतलब इतिहास को अगर आप उठाकर देख लें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला व्यक्ति रहा है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, कहते हैं कि जो दिल्ली का उच्चायुक्त है, जहां पर अमेरिका का मतलब कि एम्बेसी है, वहां से सारी सिक्योरिटी जो होती है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स वगैरह जितनी भी होती हैं, सब यहाँ पर ये लोग हटा देते हैं कि अगर तुम हमारे अधिकारी के साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे देश की हम भी जो है वो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे एम्बेसी की। अब जो होना होगा वो होगा। और उस समय भारत के लोगों को अंदर इतना आक्रोश था, इतना आक्रोश था कि लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे इसके विरोध में। तो वो प्रधानमंत्री थे कि सिर्फ इस तरीके की हरकत होने की वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया गया था। सोचिए, यूएस को सीधा चैलेंज किया गया था। इसके बाद ये अमेरिका हार मानता है, उनको बाद में भारत रिटर्न किया जाता है और उनके ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे वो सभी यहाँ पर जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। और उस समय जो है जो बाइडेन यहाँ पर जो है कि कुल मिलाजुला कर इन्हीं की जो है कि सरकार थी। तो ये यहाँ पर जो है क्या कहता है कि हार मानते हैं और फिर जो है भारत का यहाँ पर सारा चीज अच्छे से फिर से मतलब न्यूट्रल होता है। जब ये पूरा मैटर शांत होता है, जब वो भारत को यहाँ पर सौंप दी जाती है। तो इसके बाद दूसरा किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि इसी बीजेपी के मतलब इस बीजेपी को बनाने वाले जो है कि वो नेता थे, इनके द्वारा जो है कि यहाँ पर लिया गया था एक्शन। वो था कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण अपना किया था तो अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पर लाद दिए थे, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि भारत अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक कहा था कि कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा कि भारत किसके साथ रहे, क्या डील करेगा, या राष्ट्र संप्रभुता सर्वोपरि है। इस तरीके से इन्होंने बातों को अपने कहा था और अमेरिका के सैंक्शंस को कोई भी मतलब किसी भी तरीके का दबाव भारत के ऊपर नहीं आने दिया था। जिस तरीके से हम झेल रहे थे उस तरीके से झेलेंगे, ऐसा कहा गया था कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आने वाला है। और आज मतलब कितना साल बीत गया और हम भारत को 56 इंच का एक सीने वाला प्रधानमंत्री दे दिए, और उसके बावजूद भी जो है भारत की वो स्थिति है कि आज भारत के 3 नागरिक मारे गए हैं। उसके बाद भारत सिर्फ और सिर्फ समन भेज रहा है, किसी भी प्रकार की और जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको समझ आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए इस विषय में और जरूर से जरूर जो है एक्शन लेना चाहिए। पूरा
पूरा भारत उनके साथ खड़ा होगा, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि बात यहाँ पर देश की है और बात यहाँ पर देश के नागरिकों की है। हमारे आपस में कितने भी मतभेद हो, जरूर मतलब क्यों ना हो, लेकिन हम जो है जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात भारत की आती है, तो सभी जो है वो एकजुट होकर यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाकी आगे अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो समुद्री कानून है वो क्या कहते हैं, तो समझिए जो समुद्र का संविधान है उसके द्वारा यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 है, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है, जो 1982 में बनाया गया था, इसके तहत जो अनुच्छेद 17 है, सभी देशों के जहाजों को इनोसेंट पैसेज का अधिकार है, मतलब वो आ जा सकते हैं कहीं पे भी। अनुच्छेद 38 के तहत इंटरनेशनल जो भी स्टेट हैं, यानी कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसमें ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है किसी देश की अनुमति के बिना। यहाँ पर मतलब किसी देश की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी देश यहाँ पर आराम से जो है वो आ जा सकता है। अनुच्छेद 110 के तहत कहा गया है कि किसी जहाज को रोकने के लिए ठोस और कानूनी आधार यहाँ पर जरूरी है। अगर कोई देश किसी देश की जहाज को रोक रहा है तो उसके लिए ठोस और कानूनी आधार जरूरी होगा। ये अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि हॉट परस्यूट के नाम के नियम हैं जो कि यहाँ पर तय दायरे में ही वैध होंगे। जो जिनेवा कन्वेंशन है इसके तहत नागरिक जो जीवन सुरक्षा है वो बाध्यकारी है। आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमर्शियल शिपिंग के हमले का यहाँ पर विरोध करता है। मतलब कि जो अमेरिका ने यहाँ पर काम किया वो किसी भी तरीके से कानून के दायरे में तो नहीं आता है, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ है, ये तो सिर्फ उसके आता है। अब भारत का कानूनी तर्क ये है कि ये जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में थे, न कि अमेरिका के। ट्रांजिट पैसेज का अधिकार सभी को है। जो सिविलियन क्रू हैं उनको निशाना बनाना गलत है। और यहाँ पर यूएस का जो ब्लॉकेड है कोई मैंडेट नहीं है। और उसके बाद जो UNCLOS है इसके तहत एक तरफा ब्लॉकेड जो है वो यहाँ पर अवैध है। इसके बाद यूएस का कानूनी दावा है, इसका कहना है कि ईरान सैंक्शन है और इसके तहत जो है कि कार्रवाई की गई है। जो IEEPA 1977 का एक्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में इसको जो है शक्ति मिलती है। सैंक्शन विसल्स को रोकना वैध दावा है। तो भैया तुम सैंक्शन विसल्स को रोक रहे हो तो तुम्हारे पास सीधा हमला करने का ही अधिकार है। किसने मतलब तुमको ये अधिकार दे दिया है? फिर नॉन कंप्लाइंट क्रू के जिम्मेदार उन पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी यूएन का रेजोल्यूशन नहीं है। तो कुल मिलाजुला कर बात यही है कि इसके पास पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पर काम चल रहा है। अब बात करें यूएस के नाकाबंदी क्या है, तो आप सभी को पता है। देखिए ये नेवल ब्लॉकेड क्या होता है, तो किसी देश की समुद्री सीमा या व्यापार मार्ग को सैन्य रूप से बंद करना ताकि उसे किसी देश की आर्थिक और सैन्य रूप से वो कमजोर किया जा सके। यानी कि ईरान को कमजोर करने के लिए इस तरीके का काम कर रहा है कि उसको किसी भी तरीके से जो है वो व्यापार ना कर पाए, अपने सामानों को बेच ना पाए, खरीद ना पाए, तो इस तरीके से जो है उसको तोड़ा जा सके, ये काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। युद्ध का एक मान्यता प्राप्त यह हथियार है और लेकिन नागरिकों पर हमला गैर कानूनी है। जो UNCLOS है इसके तहत तटस्थ देशों में जहाजों को रोकने की सीमित शक्ति है और बिना यूएन की मंजूरी के ब्लॉकेड जो है वो एक तरफा कार्रवाई है। यानी कि अगर इनको रोकना भी है तो ये यूएन से मंजूरी लेकर आए और उसके बाद ये रोकें, तो जो है कि यहाँ पर काम सही रहेगा, वैध तरीके से हो पाएगा। ठीक है। अब साथियों बात करें कि ऐतिहासिक नाकाबंदियां कब कब हुई हैं, तो 1962 में भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। उस समय यूएस ने क्यूबा पर नेवल ब्लॉकेड लगाया था। फिर 1990 में गल्फ वार जब चल रहा था तब यूएन ने मैंडेट इराक ब्लॉक्ड कर दिया था, जो कि लीगल था। यहाँ पर यूएन के द्वारा जो है कि यहाँ पर किया गया था। 2023 में गाजा और इजराइल की नाकेबंदी की गई थी, जो कि विवादित रहा। और 2026 में अभी अमेरिका यहाँ पर एक तरफा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहा है। साथियों यूएस और ईरान ब्लॉकेड का मुख्य तथ्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर अप्रैल 2026 से यूएस ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अरब सागर में लेकर ये पूरा विवाद है और अब तक 9+ जहाजों को डिसेबल किया जा चुका है। मतलब सोचिए इन अमेरिकियों ने लगभग 9 से अधिक जहाजों को यहाँ पर रोक दिया है, उनको जो है डिसेबल कर दिया है, मतलब उनको तबाह कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुल मिला जुला कर ये लोग अपना गलत तरीके से ही इस काम को कर रहे हैं। अब बात करें साथियों कि भारत इस संकट में भारत पर इस संकट का प्रभाव क्या है, आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरीकों से। तो सबसे पहले समझिए कि हमको जो है भारतीयों के नाविकों को यहाँ पर जोखिम है, क्योंकि 18,000 से अधिक जो है वो भारतीय नाविक गल्फ में फंसे हुए हैं। 13 से अधिक इंडियन फ्लैग शिप जो है 562 क्रू के साथ यहाँ पर जो है फंसी हुई हैं। यानी कि 13 ऐसी जहाजें हैं जिन पर भारत का झंडा
लगा हुआ है और उस जहाज़ों पर काम करने वाले 562 क्रू जो है वो यहाँ पर हैं। हुरमुज के पश्चिम में 329 क्रू हैं। हुरमुज के पूर्व में यानी कि जो गल्फ ऑफ ओमान वाला एरिया है वहां पर लगभग 233 क्रू भारतीय यहाँ पर हैं। वहीं भारत और यूएस के संबंधों की बात करें तो मोदी का G7 में ट्रंप से मिलने का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। क्वाड के तनाव की आशंका है। इंडिया ने 2 बार यूएस के CDA को तलब कर चुका है। खैर तलब करने से कुछ होगा नहीं, अभी ये लोग एक्शन ले क्यों नहीं रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। बाकी इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है और सिर्फ इस्तेमाल ही भारत करता है, बाकी तो एक्शन कुछ लेता नहीं है। वहीं उसके बाद तेल और ऊर्जा की बात करें तो भारत का लगभग 40% से अधिक तेल आपूर्ति गल्फ से होती है। कच्चे तेलों के दामों में 85 रुपया लीटर से आप सभी को पता ही है इस समय तेल का रेट क्या चल रहा है। बाकी हमारे यहाँ गैस वगैरह की भी जो है इसके वजह से समस्या चली रही है। कूटनीतिक संदेश यही है कि इंडिया ने स्पष्ट किया है कि हम यूएस के साथ हैं, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च है। भारत तटस्थ रहने की नीति पर चल रहा है और यूएनएससी में इंडिया की स्थिति यहाँ पर मजबूत हुई है, लेकिन मजबूत हमको किसी भी प्रकार से दिख नहीं रही है। भारत अपने नागरिकों के लिए जो इस देश स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इस तरीके से खुल के सामने नहीं आ पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ दब रहा है, तो फिर वो क्या ही यहाँ पर मजबूत हुआ होगा। बाकी इन दोनों लोगों के बीच में बातचीत क्या हुई वो आपको मैं बता देता हूं एक बार। जयशंकर साहब ने जो है क्या कहा, तो इन्होंने यूएस नेवी के हमले में 3 जो भारतीय नागरिक थे वो मारे गए। कमर्शियल शिपिंग में ऐसी घातक कार्रवाई जायज नहीं है इन्होंने कहा, और भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह हमला किसी भी परिस्थिति में जो है वो न्याय संगत नहीं है और गल्फ में भारतीय नागरिकों की सर्वोच्चता मतलब सुरक्षा यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो मार्को रूबियो है इनका कहना है कि यूएस ब्लॉक का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। सभी कमर्शियल वेसल्स को यूएस के ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि सबके बाप बने हुए हैं, और ईरान तेल का परिवहन यहाँ पर अवैध है। यूएस फोर्सेस शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और जहाजों के चालकों ने निर्देश का पालन नहीं किया, ऐसा इनका कहना है, और इसके वजह से ये उनको मार दिए। दोनों के बीच में गहरा मतभेद है, लेकिन इंडिया यूएस के रिश्ते बनाए रखने के लिए दोनों की जरूरत है। मतलब अमेरिका के अभी ये कुछ दिन पहले भारत आए भी हुए थे, ठीक है। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। आपकी अपनी क्या राय है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।